साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर सामाजिक न्याय हाँफने क्यों लगा, तो उसके पीछे हम लोगों को चलना पड़ेगा। तो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात थी, तो ओबीसी का रिजर्वेशन 40 वर्षों के बाद लागू हुआ। संविधान जो लागू हुआ 1950 में, उसके बाद 40 वर्षों तक ओबीसी की पहचान करने में लोगों ने समय लगा दिया। जब बीपी सिंह की सरकार आई तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू, उस मंडल कमीशन को लागू कराने में और भी जो नेता लोग थे, जो उसमें उनका तो योगदान था ही, लेकिन मुख्य रूप से काशीराम जी का भी बहुत बड़ा रोल था और रामविलास पासवान जी का भी बहुत बड़ा रोल था। और जो स्थिति सामने थी, लगा कि अब चारों ओर सामाजिक न्याय जो है बहुत मजबूत हो गया है और इस किला को ढहाना किसी के लिए बस का बात नहीं है। चारों बगल लोगों में एकता मान ले कि छा गया। लगा कि अब सामाजिक न्याय देश में हो जाएगा और किसी भी वर्ग विशेष के साथ संस्थागत भेदभाव, बेईमानी और ये सब जो है अन्याय नहीं होगा। सब शांतिपूर्ण तरीक़ा से सब ठीक ठाक लगे चलेगा। लेकिन उसी समय से साजिश भी होने लगी कि कैसे इसको ख़त्म किया जाए। सामाजिक न्याय के खिलाफ साजिश भी होनी शुरू हो गई और उस क्रम में अब बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया तो उन्होंने मुख्यतः ओबीसी का रिजर्वेशन था उसको 27% तक मान्यता दिया। इसके अतिरिक्त 3 चीज़ ऐसा निर्णय आया जो सामाजिक न्याय के लिए बहुत खतरा था आगे के लिए। इससे पहला उन्होंने निर्णय दिया कि भाई आरक्षण जो है ना, प्रतिनिधित्व 50% से अधिक नहीं होगा। अब 50% से अधिक नहीं होगा, जबकि संविधान में एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात है। एससी एसटी को एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब उसको संख्यानुपात में है, तो ओबीसी का रिजर्वेशन का एडेक्वेट का मतलब उसका आधा कैसे हो गया। तो स्पष्ट है कि जो ओबीसी का जो 50% को उसको लिमिट किया गया, नतीजा क्या निकला कि जहाँ जहाँ एससी एसटी की संख्या ज़्यादा थी, जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और भी जहाँ एससी एसटी की संख्या अधिक थी, वहाँ पर ओबीसी का रिजर्वेशन स्वाभाविक रूप से कम हो गया, बहुत कम हो गया। जैसे बिहार में आप देखेंगे कि जैसे एससी एसटी 36% का मान लें कि वहाँ रिजर्वेशन एससी एसटी का, तो ओबीसी को मात्र 14% बचा। उसी तरह से मध्य प्रदेश में, झारखंड में और दूसरे जगह भी इसी तरह से। तो एक तो वहाँ को लोग लगने लगा कि ये तो भाई ओबीसी का ये एससी एसटी के चलते इनका जहाँ ज़्यादा है तो हमको कम मिल रहा है। तो एक अंदर से मान ली कि एससी और एसटी ओबीसी में आपस में थोड़ा सा वहाँ भी स्वाभाविक हुआ। दूसरा किया गया कि जो क्रीमी लेयर जो है ओबीसी में, क्रीमी लेयर लगा दिया। तो क्रीमी लेयर लगाने का मतलब साफ था कि भाई जो प्रतिनिधित्व करने के काबिल थे, प्रतिनिधित्व तो काबिल आदमी ही करता है किसी भी समाज का, तो जो सबसे बड़ा काबिल आदमी थे, जो प्रतिनिधित्व कर सकते थे, उनको रिजर्वेशन के दायरे से बाहर कर दिया क्रीमी लेयर के नाम पर। नतीजा क्या हुआ कि जो बाहर हो गया वो जो है रिजर्वेशन का विरोधी हो गया, उसको सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं रहा, उसको छांट दिया पहले ही क्रीमी लेयर के नाम पर। तो एक तो मान लें ओबीसी में भी आपसी क्रीमी लेयर के चलते गड़बड़ हो गया। अगर वही मान लें करना था तो जैसे बिहार में एमबीसी और ओबीसी था, उसी तरह से केंद्र में करता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्रीमी लेयर लगाने से हुआ क्या कि जो प्रतिनिधित्व करने का जो क्षमता रखता था, जो प्रतिनिधित्व सही ढंग से कर सकता था, तो उस आदमी को तो छांट दिया गया। मतलब प्रतिनिधित्व के परिभाषा को बदलने का मान लीजिए काम कर दिया गया।
वहीं से रोजी रोटी आई सब मान लीजिए जो है गरीबी उन्मूलन के रूप में कार्यक्रम की शुरुआत किया गया कि गरीब को देना है, अमीर को नहीं देना है। मतलब अमीर मतलब जो सक्षम है, जो तो उसको अमीर बना के छांट देना है। तो ये दो चीज़ बड़ा खतरनाक हुआ। अब तीसरा चीज हुआ कि प्रोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया, क्योंकि एससी एसटी को प्रोन्नति में रिजर्वेशन तो बहुत पहले से था। अब नया में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन हमारे ओबीसी को हो रहा था, तो लोगों को लगा कि अब तो भाई एससी एसटी को है तो अब ओबीसी को भी देना पड़ेगा, इसलिए ऐसा करो कि बखेड़ा ही खत्म कर दो। मतलब एससी एसटी के खिलाफ रिजर्वेशन प्रमोशन खिलाफ आज तक 92 के पहले कोई मामला नहीं आया था, कहीं कोर्ट ने नहीं कहा, खिलाफ नहीं गया, सब उसको पक्ष में रिपोर्ट दिया। लेकिन जैसे ही ओबीसी रिजर्वेशन की बात आई तो ओबीसी के साथ साथ एससी एसटी के रिजर्वेशन प्रमोशन को भी समाप्त कर दिया। कोई जरूरी था, अगर वो नहीं खत्म करते तो इसको देना पड़ता। लेकिन खैर, लेकिन इतना रहम किया एससी एसटी पर कि भाई कहा कि ठीक है रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन एससी एसटी का पहले से जो रिजर्वेशन था उसको हम तत्काल ख़त्म नहीं करते हैं और उसको 5 साल तक जारी रखने का सरकार को छूट देते हैं। इस 5 साल में जारी रखें और अगर चाहेंगे कि उसके आगे भी जारी रखें तो संविधान में सिर्फ एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन प्रोन्नति का प्रावधान कर सकते हैं। हुआ भी। अब देखिए इसका क्या नतीजा हुआ। अब एससी एसटी का प्रमोशन में रिजर्वेशन हो गया, लागू भी हो गया, संविधान में संशोधन भी हो गया, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी है तो सबसे ज़्यादा इसका विरोध जो है ओबीसी के लोगों ने, मतलब इस तरह से मान लें कि दिमाग में आ गया कि ओबीसी को लगा कि रिजर्वेशन प्रमोशन के चलते हमको डायरेक्ट घाटा हो रहा है, क्योंकि ऊपर में तो जनरल चला ही जा रहा है और रिजर्व कैटेगरी से ही लोग चला जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो ये लड़ाने का मान लें कि सारा काम जो है कोर्ट द्वारा मालिक हुआ और लोगों ने लड़ा भी। नतीजा क्या होगा कि एससी एसटी ओबीसी में आपसी घमासान शुरू हो गया। ना उसको कोई पसंद करता है, ना उसको कोई पसंद करता है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुआ कि ओबीसी के लोगों ने अपनी लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी। जैसे क्रिमिनल के खिलाफ लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी। 50% जो सीलिंग लिमिट था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। ओबीसी को भी रिजर्वेशन प्रमोशन इसकी लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी। क्या किया, वो उल्टे जो एससी एसटी को प्राप्त था उसके खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई छेड़ दिया। लेकिन कुछ राज्यों ने ऐसा किया, जैसे आप तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में एससी एसटी को जो 50% का बैरियर था उसको तोड़ दिया। वहाँ ओबीसी को रिजर्वेशन संख्या के अनुपात में मिला, कर्नाटक में मिला, तमिलनाडु में मिला, आंध्र प्रदेश में मिला। तो वो जहाँ जहाँ सामाजिक न्याय के क्षेत्र में मंडल के बाद थोड़ा बहुत काम हुआ चारों स्टेट में, वहाँ पर सामाजिक न्याय मजबूत स्थिति में रह गया। वो सामाजिक न्याय के विरोधियों की वहाँ एक भी नहीं चली। लेकिन जहाँ जहाँ उसको बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं हुआ, मतलब सामाजिक न्याय को बढ़ाने के लिए कोई कभी से बिहार में, यूपी में, हिंदी पट्टी में प्रायः कहीं कुछ नहीं हुआ। जो मंडल कमीशन में मिला वही मिला। बाद में उसके विस्तार के लिए कोई स्टेट काम नहीं किया, सिवाय मतलब साउथ दक्षिण भारत के कुछ स्टेटों द्वारा। तो नतीजा सबके सामने है। नतीजा क्या है आप देख लीजिए। हर एक जगह सत्ताधाराशाही हो गई। जो सामाजिक न्याय की ताकत के बल पर, सामाजिक न्याय के नाम पर जिनकी सत्ता बनी थी, सभी धाराशाही हो गए। इसलिए उन्होंने सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया नहीं। और जहाँ लोगों ने किया वहाँ ठीक है, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। उन लोग जैसे स्टालिन का मतलब हो रहा है, चाहे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, वहाँ बीजेपी का दाल नहीं गल रहा, आरएसएस का दाल नहीं गल रहा, लेकिन बिहार यूपी में दाल गल गया। इसलिए कि आपने कुछ किया ही नहीं सामाजिक न्याय के लिए। यहाँ का जो सामाजिक न्याय के लोग थे जिन पर लोगों ने विश्वास किया, तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, खत्म हो गया। और दूसरा कारण यह है कि एससी एसटी और ओबीसी में जो अंतर जो हुआ कुछ बिंदु पर, और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने कराया
इसीलिए प्लान वे में कराया, जिसका नतीजा हुआ। तो उसको पाटने की जरूरत थी, उसको पाटने का कोई काम नहीं हुआ। तो पाटने का एक ही काम हो सकता था कि ओबीसी अपनी लड़ाई लड़ता और उसमें SC ST के लोग साथ देते। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ओबीसी अपनी लड़ाई लड़ा हो और SC ST के लोगों ने साथ दिया। भले ये हुआ कि SC ST के लोगों ने लड़ाई लड़ा हो और ओबीसी के लोगों ने साथ नहीं दिया है, ये ऐसा बहुत उदाहरण आपको मिल जाएगा। तो उनकी अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, और चूँकि सशक्त थे, मजबूत हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी SC ST के तुलना में ज़्यादा मान लीजिए कि वो मजबूत हैं। इसके अलावे उनकी संख्या बल भी है, तो पूरा सरकार को झुका सकते थे, जो चाहते जो करा सकते थे। और SC ST तो उनका साथ देता ही, अल्पसंख्यक मुस्लिम उनका साथ देता ही। और सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा मुस्लिमों ने भी रिजर्वेशन प्रमोशन का विरोध किया। 2-3 उदाहरण मान लें कि हमारे सामने एक IAS को एक मीटिंग रिटायर्ड IAS थे, उन्होंने रिजर्वेशन पर एकदम लगे कि रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं, उनको बातें मत करिए आप। जब रिजर्वेशन का बात नहीं करिए तो सामाजिक न्याय कौन सी की बात करने आता है। एक और भी लोगों से सीधा करना और सब तो ठीक है, लेकिन ये रिजर्वेशन जो ये सही नहीं है, मुस्लिम के मुँह से सुना। तो ये मानने की जो स्थिति जो उत्पन्न हुई, जिसके कारण सामाजिक न्याय कमज़ोर हुआ, तो उसको समन्वय करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और समन्वित लड़ाई को आगे ले जाने के। और मैंने कि सोशल जस्टिस को समझने की ज़रूरत है। सोशल जस्टिस को नहीं समझेगा तो दिक्कत होगा। अभी हम लोगों ने सोशल उल्टा ही समझ लिया, जो हमको समझाया गया वही हम लोग समझ लिए। आज मान लीजिए कि आज आप पेच पे फंसे हुए हैं। इसलिए साथियों, सोशल जस्टिस को समझना ज़रूरी है और सामाजिक न्याय के लिए आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत है। और ये हम लोगों ने शुरुआत किया है, और मेन उसका मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि जो हम लोगों ने बहुजन दावेदारी सम्मेलन का आगाज़ किया है, इसका मुख्य मकसद यही है कि लोगों के बीच सामाजिक न्याय को समझाए। और जब लोग समझ जाएंगे तो लड़ाई अपने खुद लड़ लेंगे, किसी दूसरे उनको लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक नहीं समझेंगे और उनके दिमाग में उल्टी बात घूमते रहेगा तो उल्टा काम करते रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सामाजिक न्याय को समझना और इस चीज़ को लोग समझे और इस बिंदु पर आगे बढ़े। यही हम लोगों का मुख्य टारगेट है, और हमको लगता है कि सबको इसमें आगे बढ़कर साथ देना चाहिए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। और सामाजिक न्याय का जो बीच में जो गड़बड़ी हुई है, जो सामाजिक न्याय की चर्चा तक खत्म हो गई थी, अब उसकी चर्चा शुरू हो गई है, और हमको लगता है कि चारों बगल सामाजिक न्याय की चर्चा हो रही है। उसके बारे में सोचना शुरू लोगों ने कर दिया है, और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में सामाजिक न्याय काफ़ी मजबूत स्थिति में होगा, और सामाजिक न्याय की ताकत आगे बढ़ेगी और सामाजिक न्याय का झंडा फहरेगा। साथियों, बस सिर्फ आप लोगों का सहयोग की ज़रूरत है, और इस संवाद को, इस संदेश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय